अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वेलकम बैक। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा जी, तो दोस्तों हमने अपनी बेसिक ओरिएंटेशन क्लास के बाद आपसे ये बात की थी कि हम स्टार्ट करेंगे विथ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, और इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं और आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड हैव सीन दोज लेक्चर्स एज वेल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के। तो हम स्टार्ट अब वहीं से कर रहे हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल। जैसे कि हमने ये बात डिस्कस की है कि the way we will be conducting these weekly webinars कि we will briefly discuss about कि lectures में है क्या, what are we going to cover in the lectures। और lectures जब naturally आप देखेंगे तो आपके जहन में कुछ सवालात होंगे, you may like to discuss a few things, some queries, some questions, some clarifications, and the objective of these webinars is to also give you an opportunity कि आप वो questions raise करें, वो discuss करें, rather than parking your questions till end। तो इस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो अब तक आपने देखा होगा, मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि व्हाट इज़ दैट यू वुड हैव कवर्ड, और अगर नहीं किया तो आप ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस ये लेक्चर्स देखें, और जब आप ये देखेंगे तो उनमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं उनकी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है कि अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके बाद व्हाई डू वी नीड टू अप्रेज देम, उनकी इवैल्यूएशन, उनका अप्रेजल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यू आर गोइंग टू कमिट अ लॉट ऑफ फंड्स, एनर्जी एंड टाइम। So before you do it, you should know whether this investment is financially viable, is it a good decision to go ahead or not, right? फिर tools, techniques, इसी में हमने बात की है tools, techniques of investment appraisal, और उसमें फिर हमने बात की है कि there are primarily, हम कहते हैं कि 3 modes या methods हैं या tools हैं या techniques हैं जो यूज होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। अप्रेजिंग मींस इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, डिटरमिनिंग देयर फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, कि वेदर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, एक प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना कराएं, फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, एंड सो ऑन। बेसिक, और ये इसकी जो फंडामेंटल्स हैं ये आप कैफ लेवल पे वैसे ही देख भी चुके हैं। सो इस एरिया में इनिशियली जो हमने की है बात वो एक्चुअली ब्रशिंग अप योर कॉन्सेप्ट्स है। तो एक रॉस या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, ARR मेथड इसे कहते हैं हम। The second one is payback, you know, and the most important are the discounted cash flow techniques, the DCF techniques, जिनके अंदर आती हैं आपकी फेमस जो आप पढ़ भी चुके हैं NPV and IRR टेक्निक्स। तो हमने बात यहीं से स्टार्ट की है जहां से आपने कैफ में जो अंडरस्टैंडिंग ली हुई है। रॉस और ARR टेक्निक, इट्स अ टेक्निक दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि एक प्रोजेक्ट के अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसकी बेसिस पे क्या इज इट फाइनेंशियली वायबल और नॉट। इज नॉट वन ऑफ द प्रिफर्ड मेथड्स बिकॉज वन इज दैट अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, पॉलिसीज एंड ऑल। द सेकंड, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड नहीं है हमारा। पेबैक इज अ स्क्रीनिंग टूल ओनली, इसको हमने बाद में डिस्कस किया है, अभी हमने यहाँ पार्क किया है। इनिशियल स्क्रीनिंग टूल कहते हैं इसे हम। और फिर हमने डिस्कशन एक्चुअली स्टार्ट की है अबाउट डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। फिर हमने, जैसे हम DCF टेक्निक्स कहते हैं, तो हमने DCF टेक्निक्स का एक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस किया है कि ये टेक्निक्स हैं क्या, ये हमें क्या बताती हैं, NPV क्या बताती है, IRR क्या बताता है, इन दोनों मेथड्स में फ़र्क क्या है, हाउ डू वी डू डिसीजन मेकिंग थ्रू दिस। तो इन DCF की इनिशियल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस या डिस्कशन की है,
और उसके बाद हमने ये बात की है कि DCF टेक्निक से, दोनों टेक्निक्स कलेक्टिवली DCF टेक्निक से आती हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए इन DCF टेक्निक के लिए। एक को हम कहते हैं कैश फ्लोस एंड द सेकंड थिंग दैट वी नीड इज द रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट। इसीलिए ये टेक्निक्स कलेक्टिवली कहलाती हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। दोनों के थ्रू हम एक ही नतीजे तक पहुंचते हैं, बट द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द डिसीजन इज डिफरेंट, हेंस दे हैव बीन क्लासिफाइड डिफरेंटली बट अंडर द सेम हेड, NPV एंड IRR। IRR टेक्निक में हम प्रोजेक्ट का एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट द प्रोजेक्ट इज ऑफरिंग वो डिटरमिन करते हैं और उसे टारगेट रेट से कंपेयर करते हैं। और NPV में हम कैश फ्लोज के थ्रू ये देखते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट करके क्या हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, द प्रोजेक्ट की व्हेन डिस्काउंटेड एट आवर रिक्वायर्ड रेट उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी देगा, प्रिंसिपल भी वापस करेगा एंड ओवर एंड अबव सर्टेन अमाउंट देगा, जिसकी वैल्यू आज की टर्म्स में NPV है। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल डिस्कशन की गई है, बल्कि रिवाइज कराया गया है वही कॉन्सेप्ट जो आप इनिशियली पढ़ चुके हैं कैफ में। तो दीज आर इनिशियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बिकॉज ये बातें हम आगे भी बहुत सारी बात करेंगे कि व्हाई इज NPV कॉल्ड एन इमीडिएट इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, यू नो, क्यों कहलाती है। तो NPV क्या बताती है, NPV का एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन IRR टेक्निक क्या बताती है ये की गई है, इसके थ्रू डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। फिर हमने ये बात की है कि इन दोनों टेक्निक्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, कैश फ्लोज और रिक्वायर्ड रेट। NPV के लिए आप कैश फ्लोज बनाते हैं एंड देन यू डिस्काउंट यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट। इवन IRR टेक्निक में भी आपके पास कैश फ्लोज मौजूद हों और आप प्रोजेक्ट का IRR निकाल लें, यू कैन नॉट अराइव एट अ डिसीजन अनलेस यू हैव अ रिक्वायर्ड रेट टू कंपेयर विथ, जब तक आप उससे कंपेयर ना करें, यू नो। सो ये दोनों टेक्निक्स की बात हमने इनिशियली की है। तो फिर हमने ये बात की है कि इन दोनों टेक्निक्स के लिए चूंकि ये दो चीज़ें चाहिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन। अगर हम कैश फ्लोज को डिटर्मिन करना सीख लें और हम रिक्वायर्ड रेट की डिटर्मिनेशन सीख लें तो हमने इन दोनों टेक्निक्स पे उबूर हासिल कर लिया। और कैश फ्लो डिटर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हमने ये बात की है। रिक्वायर्ड रेट डिटर्मिनेशन इज पार्ट ऑफ एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये बेसिक्स का पार्ट है, ये एडवांस डिस्कशन है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया के अंदर हमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट गिवन होगा और हमसे कैश फ्लोज प्रोजेक्ट के डिटरमिन कराए जाएंगे। और यहाँ जो हम कैश फ्लोज बनाते हैं वो प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज होते हैं, डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज, decision relevant cash flows of the project, you know, so that's the important part। कैश फ्लोज तो हमने बनाए हुए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से कैश फ्लोज बनाना और रेलेवेंट कैश फ्लोज को जमा करना, ये वो चीज़ है जो हम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया में देखते हैं। बेटा इसकी तस्वीर ले। इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम नैरो डाउन कर लेते हैं अपनी डिस्कशन को कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। फिर अगले जो आपको 2, 3, 4 लेक्चर्स मिलेंगे उनमें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की डिस्कशन की है कि देयर आर सर्टेन डूज एंड देयर आर सर्टेन डोंट्स अबाउट द कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। क्या चीज़ें हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी है ठीक तरीके से, और वो कौन से कैश फ्लो के आइटम्स हैं जो हमें ठीक से इनकॉर्पोरेट करने हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कैश फ्लोज बना रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे आइटम्स, उनकी डिस्कशन हमने की है। और देखें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन इवन जब हम आगे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ेंगे या और एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, उनमें भी कैश फ्लो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ेंगे तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के फंडामेंटल्स वहाँ भी यूज़ होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक है जिसकी यूटिलिटी ना सिर्फ इस एरिया के अंदर है बल्कि आगे भी है।
इस कैश फ्लो डिटर्मिनेशन में there are certain do's and there are certain don'ts. यूं कहिए ये इंक्लूजन्स के आइटम्स हैं और ये एक्सक्लूजन्स के आइटम हैं. इन्हें हम इंक्लूड करेंगे, इन्हें हम एक्सक्लूड करेंगे अपनी स्टेटमेंट से. रेलेवेंट कैश फ्लोज सारे आएंगे और कोई भी इररेलेवेंट कैश फ्लो नहीं आएगा. टैक्स के सारे इफेक्ट्स हम ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना यहां सीखते हैं, जिसमें टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, टैक्स गेन और लॉस का क्या तरीका कार होगा, टैक्स पेमेंट्स, रिफंड्स या एडजस्टमेंट्स या सेविंग्स कह लें. रिफंड की जगह भी मैं ये कह लेता हूँ सेविंग्स, राइट. फिर इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन की चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट करें. वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कैसे ठीक तरीके से आएंगे. इन्फ्लेशन का हमारे कैश फ्लो से क्या ताल्लुक है. हाउ डू इन्फ्लेशन जो है ना कि इम्पैक्ट्स को, हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट दोज इम्पैक्ट्स. इररेलेवेंट कैश फ्लोज, अच्छा ये एक एक करके ना फिर हम सीखते हैं और इन सारी चीज़ों का ही मजमुआ फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है प्रोजेक्ट की, जिसे फिर आप डिस्काउंट करते हैं टू अराइव एट एनपीवी या जिससे आईआरआर निकाल के रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर करते हैं. इररेलेवेंट कैश फ्लोज नहीं आने चाहिए. नॉन कैश आइटम्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, टैक्स डेप्रिसिएशन बताते खुद भी नॉन कैश आइटम है, वो भी हम ऐड बैक करते हैं लेकिन उसका टैक्स का इम्पैक्ट जरूर अकाउंट फॉर करते हैं. नॉन कैश आइटम्स नहीं आने चाहिए. और फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. ये कैश फ्लोज ही होते हैं लेकिन हम फिर भी इन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं करते. क्यों नहीं करते, ये बात हमने समझाई गई है. जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, जैसे डिविडेंड की पेमेंट्स हैं, जैसे हम लोन रेस करें वो इनफ्लो है, लोन रिपे करें वो आउटफ्लो है. फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं आते अनलेस वी टॉक अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन. यहाँ तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं. अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन वी डू नॉट इनकॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कैश फ्लोज. क्यों नहीं करते, ये बात समझाई गई है. तो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम वही है जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है पहले, रेलेवेंट डिसीजन. रेलेवेंट कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करना और इररेलेवेंट आइटम्स को छोड़ देना इज द की एक्चुअली, दैट्स द फंडामेंटल पार्ट. तो सबसे पहले डिस्कशन यहीं से शुरू की गई है कि मटेरियल के केस में रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे इनकॉर्पोरेट की जाए, लेबर के केस में उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे की जाए, ओवरहेड्स के केस में और कॉस्ट के केस में रेवेन्यू लॉस हो जाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे इनकॉर्पोरेट की जाए. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड अंडर दीज हेड्स, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट. इस पे पूरी डिस्कशन है. सो द आइडिया ऑफ द वेबिनार इज नॉट टू रिपीट दोज लेक्चर्स, वो तो आप लेक्चर्स में जाके देखेंगे. तो सबसे पहले इसकी बात की गई है और इसका हमने एसिड या लिटमस टेस्ट आपको ये बताया है कि हर वो आइटम जो डिसीजन की एक साइड, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे तो डिसीजन के दो अल्टरनेटिव्स हैं, इन्वेस्टमेंट की जाए या इन्वेस्टमेंट ना की जाए, प्रोजेक्ट लगाएं या प्रोजेक्ट ना लगाएं, प्रोडक्ट लॉन्च करें या प्रोडक्ट लॉन्च ना करें, मशीन बाय करें या मशीन बाय ना करें. तो दो ही अल्टरनेटिव है ना, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें. हर वो आइटम जो डिसीजन की एक साइड पे जब आप सोचें तो मौजूद हो, यानी मशीन लगाने जाएं तो वो तो आइटम मौजूद है, मशीन ना लगाएं तो मौजूद नहीं है, तो वो एक रेलेवेंट आइटम है. और वो आइटम जो डिसीजन के दोनों अल्टरनेटिव से मौजूद हो, मशीन लगाएं मशीन ना लगाएं, प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्ट ना करें, दोनों साइड पे डिसीजन के वो आइटम आपको मौजूद नजर आए, वो इररेलेवेंट आइटम है. फिर अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंट की इस्तिलाह में आप उसे कोई भी नाम दे दें, आप उसे संक कॉस्ट कह दें, आप उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दें,
सो वॉट एवर नेम यू गिव, बट द रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट का इससे अच्छा कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। हर वो आइटम जो डिसीजन, जब आप सोचें कि मैं ये डिसीजन करूं तो डिसीजन के दोनों अल्टरनेटिव्स में मौजूद है, तो वो इररेलेवेंट है। और डिसीजन की एक साइड पे मौजूद है और दूसरी साइड पे मौजूद नहीं है, वो रेलेवेंट आइटम है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासिकल आइटम आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में आता है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक हम फीजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की, और वो फीजिबिलिटी स्टडी जब हमने टेक्निकल फीजिबिलिटी पहले प्रोजेक्ट की कंडक्ट की कि क्या इज इट वाइज कि ये जो जगह है, गिवन द इन्वायरमेंट, गिवन द सॉइल, गिवन द एरिया, कि क्या यहाँ हम ये प्लांट लगाएं या ना लगाएं। और जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी है और जो चीज़ें हैं उसके साथ नई मशीनरी जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी उसकी है, कंपैटिबिलिटी है नहीं है, इसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी की हमने। उस फीजिबिलिटी ने स्टडी ने कहा कि हाँ यहाँ वो नई मशीन, नया प्रोजेक्ट वो लग सकता है, गिवन जो सॉइल, एनवायरमेंटल कंडीशंस, कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग मशीन्स, ये सब डिटरमिन करके हाँ ये लग सकती है मशीन, नई मशीन, नया प्रोजेक्ट। अब उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की बारी आ गई। अब ये टेक्निकल फीजिबिलिटी, उसकी एक कॉस्ट है, लेट सपोज करें आपने उसकी एक कॉस्ट भरी विच इज 20 मिलियन रुपीस। अब ये कॉस्ट, ये क्या कॉस्ट है? अब अगर मैं फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के बाद ये डिटरमिन करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट करूँ या मैं प्रोजेक्ट अभी ना करूँ, इन दोनों ही केसेस में टेक्निकल फीजिबिलिटी की कॉस्ट इनकर हो चुकी है। सो व्हाट इज इट? इट्स एन इररेलेवेंट कॉस्ट। अकाउंटिंग में या कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इसे कहते हैं, उसकी इस्तेलाह यूज़ करते हैं कि इट्स अ संक कॉस्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम दो ही टर्म्स यूज़ करेंगे, इधर इट इज़ रेलेवेंट और इट इज़ इररेलेवेंट। तो इस केस में ये क्या हो गई? इट्स एन इररेलेवेंट कॉस्ट हो गई। क्यों इररेलेवेंट हो गई? क्योंकि चाहे अब मैं प्रोजेक्ट या मशीन लगाऊं या ना लगाऊं, ये टेक्निकल फीजिबिलिटी हो चुकी है, ये 20 मिलियन की पेमेंट करनी है, सो इट्स एन इररेलेवेंट आइटम नाउ। इज दैट ओके? जो दोस्त अभी तक सुन रहे हैं वो ज़रा इंटरेक्ट करें, मुझे बताएं ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, सुन रहे हैं हम या सो रहे हैं हम? लिखें चैट बॉक्स में ओके अगर बात समझ में आ गई, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करें, वो भी लिखें चैट बॉक्स में। राइट तो ये रेलेवेंट इररेलेवेंट की गुफ्तगू है। उसके बाद जो गुफ्तगू की गई है, हम ICAP के सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, बल्कि हमने आपको ग्रुप में ये लिखा भी हुआ है, हमने एक पिछले नॉट द दिसंबर बट के जून 2023 का पूरा पेपर सॉफ्टवेयर में सॉल्व किया हुआ है, और उसकी वीडियो लेक्चर्स हमने आपको भेजे भी हैं ग्रुप पे फॉर यू टू लुक एट, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना समझाया है, बल्कि पूरा पेपर 5 क्वेश्चंस पूरे सॉफ्टवेयर पे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, उसकी पूरी वीडियो है, लेक्चर है। ठीक है मौज़म सॉरी, इज दैट ओके? इस सीजन में भी करेंगे, अभी जो लेटेस्ट दिसंबर का पेपर है उसे भी करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन भी सॉफ्टवेयर पे करेंगे, उसकी वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। बल्कि वो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसकी वीडियो लेक्चर्स ही हम दिखाएंगे, और अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की डिस्कशन हो, मैं क्लास में ऐसा भी कर सकता हूँ कि उसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं तो उसके फीचर्स सारे बेहतर ऐसे ही एक्सप्लेन हो रहे होते हैं। दिसंबर 2023 का भी पेपर हम अभी सॉल्व करके अपलोड कर देंगे आपके सॉफ्टवेयर ही पे। इज दैट ओके? और आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, दैट इज अवेलेबल फॉर यू। लाइव क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा मुझे, हम कर भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप उसे इस्तेमाल करें, उस पर आप सेव नहीं कर सकेंगे, दैट्स वन लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम।
लेकिन आप क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं। 3 घंटे तक, 3.25 घंटे की उसमें विंडो है, 2, 3, 4 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करें। उसमें ऊपर टेक्स्ट एडिटर है, नीचे उसमें स्प्रेडशीट टाइप का जो है ना पूरी कैलकुलेशन का आपको कैलकुलेटर गिवन है, स्प्रेडशीट एक्सेल की तरह गिवन है। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेल के उसके अंदर फीचर्स वर्क भी करते हैं, कुछ नहीं करते। वहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर वो आपने वर्किंग्स अपने ऊपर पेस्ट करनी होती हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो वो आप पहले तो आप ये करें कि आप उसको देख लें, जो हमारे पास्ट पेपर के क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए हैं। पहले तो आप जो है ना कुछ टाइम स्पेंड करें और उन्हें व्यू कर लें। जब आप वो व्यू कर लेंगे तो फेमिलराइज हो जाएंगे उस सॉफ्टवेयर से, फिर आप खुद अपनी प्रैक्टिस भी उस पर करें। तो इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। कुछ चीज़ें उसकी एक्सेल की ऐसी हैं वो आपको फीचर्स वहाँ यूज़ नहीं होते, कुछ कमांड्स जैसे हम शॉर्टकट्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेल के फीचर्स एंड शॉर्टकट्स वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को इससे फेमिलराइज करना है कि वो स्प्लिट स्क्रीन है, उसकी विंडो ऐसे हो कि आप नीचे वर्क करें तो ऊपर देख सकें। वो थोड़े से आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि सारे पेपर्स इसी पे होने चाहिए। ठीक है मौज़म। राइट। तो अब इसके बाद जब आप रेलेवेंट इररेलेवेंट के लेक्चर्स देख लेंगे तो फिर आप टेक्स्ट इफेक्ट्स, फिर हम आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स पे। तो पहले रेलेवेंट इररेलेवेंट की गुफ्तगू की गई है और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस करवाए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये तो एक ऐसा आइटम है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट कैश फ्लोज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जो है क्वेश्चन में रेलेवेंट और इररेलेवेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। तो इस एरिया को तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, और हमने भी इसकी 3-4 क्वेश्चंस करा के इसलिए डिटेल में प्रैक्टिस कराई है कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। It is very unfortunate when we lose easy marks in those basic things. फिर आ गया टैक्स इफेक्ट्स। फिर हमने टैक्स इफेक्ट्स की बात की है कि टैक्स के इफेक्ट्स को हम कैसे कैश फ्लोज में इनकॉर्पोरेट करें। जनरली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें टैक्स की पेमेंट या सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उस टैक्स की सेविंग या पेमेंट तक पहुंचने के लिए वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट एंड इनकॉर्पोरेट टैक्स डेप्रिसिएशन। यानी पहले हमें टैक्स का P&L चाहिए, टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस निकलेगा तो उस पर टैक्स की क्या रेट लगेगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग बनाएं, फिर टैक्स का P&L अलग बनाएं और उस पर हम अप्लाई करें टैक्स रेट जब टैक्स प्रॉफिट या लॉस निकल आए। लेकिन ये करने के बजाय हम क्या करते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसी हम एक ही वर्किंग में दोनों काम कर लेते हैं कि हम पहले टैक्सेबल P&L बनाते हैं, उसके लिए टैक्स डेप्रिसिएशन गेन और लॉस इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर हम उसे ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन और लॉस आर नॉट कैश आइटम्स। कैश आइटम्स आर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट पे की, और उसी की तो डेप्रिसिएशन बेसिकली वो एक्सपेंस है जो आपको अलाउ हो रहा है इन बिट्स एंड पीसेस। टैक्स गेन और लॉस इज नॉट अ टैक्सेबल, इज नॉट अ कैश फ्लो आइटम। कैश फ्लो है वो जो डिस्पोजल प्रोसीड्स मिलेंगी, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू हैव टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स गेन और लॉस। तो पहले हम वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, बाद में ऐड बैक करते हैं। वो सारी वर्किंग्स आपको समझाई गई हैं कि कैसे हो। फिर टैक्स इन सेम ईयर हो, टैक्स इन एरियर्स हो, क्या करेंगे, टैक्स लॉस आ जाए तो क्या होगा, टैक्स रेट आपको ना गिवन हो तो क्या होगा। ये सारे फंडामेंटल्स बेसिक बातें सारी आपको रिवाइज कराई गई हैं, ताकि आप, क्योंकि हर एनपीवी के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टैक्स के इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो एक बार हमने सरहासल गुफ्तगू की है इस पे, ताकि एक बार वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। फिर हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्हें इनकॉर्पोरेट करना भी सिखाया है। सिखाया क्या है, रिफ्रेश किया है आपने। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज तो पढ़ी भी है अपने कैफ में। जब हम इनडायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं विद प्रॉफिट, यू नो।
प्रॉफिट से चलते हैं, नॉन कैश आइटम्स एड बैक करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग लगाते हैं। और अगर आपको याद हो हम कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक्स, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज डिक्रीज इन पेएबल, ये क्या है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या करती हैं, ये कन्वर्ट करती हैं प्रॉफिट और अक्रूवल बेस्ड फिगर्स। तो अक्रूवल फिगर्स को कैश फिगर्स में कन्वर्ट करती हैं। दे आर नीदर additional inflows nor outflows, they are just timing adjustments to convert accrual figures into cash figures. These are timing adjustments, they are neither additional inflows nor outflows. इसीलिए horizontal sum of all working capital changes is equals to 0 from the start of the project till the end of the project. ये सारी बातें हमने की हैं, ये रिफ्रेश किया है, ये आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, लेकिन हमने फिर भी इसको रिफ्रेश किया है क्योंकि हम प्रोजेक्ट की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। फिर हमने इन्फ्लेशन इफेक्ट्स पे काफ़ी सारी बात की है। अच्छा, यहाँ हमने ये भी बात की है फिर कि इंक्रीमेंटल क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल हो तो क्या होगा, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। तो आपने बेसिकली ये सारी इसकी नुआंसेस वो लेक्चर में आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये एक पूरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमने डिस्कस किया। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स पे फिर हमने सरासर गुफ्तगू की है कि इन्फ्लेशन इफेक्ट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं कैश फ्लोज को और रिक्वायर्ड रेट को, दोनों को। ये दोनों रियल भी कैश फ्लोज और रिक्वायर्ड रेट, ये रियल भी होते हैं और ये नॉमिनल भी होते हैं। यानी प्राइस जो चेंजेस होती है ना इन्फ्लेशन, उन्हें के इफेक्ट्स का मतलब प्राइस चेंजेस का इम्पैक्ट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन योर परचेजिंग पावर, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन हमारे प्रोजेक्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करेगी, रिक्वायर्ड रेट को कैसे इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है, कैश फ्लोज को, ये सारी बातें की गई हैं। और इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना हमने सीखा है कैश फ्लोज में, रिक्वायर्ड रेट में। हमने ये फॉर्मूला भी उसमें पढ़ा है, 1 प्लस मनी रेट इज 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट, रियल रेट सॉरी, इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। पहली बात हमने ये पढ़ी है कि रियल कैश फ्लोज होंगे तो रियल रेट, नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे तो नॉमिनल रेट। रियल कैश फ्लोज क्या है, नॉमिनल कैश फ्लोज क्या है, कैश फ्लोज में रिक्वायर्ड रेट में इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर व्हेन टू यूज रियल कैश फ्लोज एंड रियल रेट and when to use nominal cash flows and discount rate, ये सारी बातें भी की हैं। फिर इसकी तस्वीर लें, फिर रियल कैश फ्लोज बनाते हुए किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं करना। इसमें एक डेप्रिसिएशन की, डिफ्लेशन की बात है, वो डिफ्लेशन कैसे होती है उसका हमने जिक्र किया है। तो ये इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स को भी पूरा हमने ढंग से कवर किया है और इस पे अच्छी खासी डिस्कशन है। फिर हमने कुछ पेपर्स, पास पेपर्स के क्वेश्चंस किए हैं इन सारे एरियाज़ में, और फिर हमने इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, चाहे इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन वर्किंग कैपिटल को अगर अफेक्ट कर रही है तो वो कैसे करेगी, कब हमने नॉमिनल कैश फ्लोज और नॉमिनल रेट को हम कहते हैं दे आर एक्चुअल वर्ल्ड कैश फ्लोज एंड एक्चुअल वर्ल्ड रेट, वो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। रियल कैश फ्लोज की यूटिलिटी और रियल कैश फ्लोज से रियल रेट की डिस्काउंटिंग हम बड़े रिस्ट्रिक्टिव सर्टेन सिचुएशन में कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज। वो सर्टेन सिचुएशन क्या है वो डिस्कस की है कि जब आपके पास एक ही यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड रेट हो फॉर एवरी ईयर, सॉरी इन्फ्लेशन रेट फॉर एवरी ईयर, तो फिर आप रियल रेट यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बात मैं अभी आपको शॉर्ट वे में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी डिस्कशन इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट्स के टॉपिक के अंदर मिलेगी आपको बड़ी तफसीलन। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल करना है हमने, ये सारी बातें
आपको उस पर ना सिर्फ मिलेंगी बल्कि जो है इसकी हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की है। बेटा आपने डाल दी तस्वीर, राइट। यहाँ तक हमें सारी बात समझ में आई है। इज एवरीबडी विथ मी हियर? और यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? जिन लोगों ने लेक्चर्स देख लिए हैं ऑलरेडी एंड दे हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन देयर माइंड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। क्या हमारे पास ये किताब है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो वॉल्यूम 1, 4 वॉल्यूम्स हैं हैंडआउट्स के, जो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये ले लें। वैसे तो लेक्चर्स के साथ भी हैंडआउट्स मौजूद हैं, लेकिन ये बुकलेट फॉर्म में आपके पास मौजूद है हैंडआउट्स। तो आप इससे आसानी हो जाती है कि आपके पास वो मौजूद होता है, यू कैन ईजीली सॉल्व। यहाँ तक एवरीबडी इज़ क्लियर? तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, चैट बॉक्स में लिखें ओके, इफ़ नॉट तो मैं अभी रुक जाऊँ और आपके पहले क्वेश्चंस को आंसर करूँ। इफ़ यू आर आउट ऑफ सिटी तो कोई इशू नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, वो आपको भेज देंगे, दे विल सेंड यू टू योर एड्रेस। रियल और नॉमिनल कैश फ्लोज में क्या फ़र्क है? रियल कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज होते हैं जो विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस हो, यानी इन्फ्लेशन हो। और नॉमिनल कैश फ्लोज वो हैं विच इंक्लूड इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक प्रोडक्ट है जिसे हम बेचते हैं 100 रुपये पे। 100 रुपये आज प्राइस है, अगले साल हो सकता है इसकी प्राइस 110 हो, उससे अगले साल 120 या 22 हो, उसके अगले साल 135 हो। लेकिन अगर मैं इन तीनों अगले 4-5 सालों के कैश फ्लोज बनाऊं, आज की प्राइस अज्यूम करते हुए 100 फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो वो कैश फ्लोज जो कि आज की प्राइस लेवल की बेसिस पे बनेंगे वो रियल कैश फ्लोज होंगे, क्योंकि उनमें प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट नहीं अकाउंट फॉर किया गया। इज़ दैट ओके? और जिसमें मैं प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करूँ, आज 100 रुपये प्राइस है, आज के कैश फ्लोज बनाऊँ तो 100 पे बनाऊँ, अगले साल 110 होगी तो 110 के हिसाब से बना दूँ, उसके अगले साल 122 होगी तो 122 की प्राइस रख के बना दूँ, तो वो कैश फ्लोज नॉमिनल कैश फ्लोज कहलाएंगे हम आप। देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये सारे लेक्चर्स आपके पास एक्सेसिबल होने चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो मुझे बताइए या ग्रुप में लिखिए प्लीज़। प्राइस वुड बी 100। देखिए, प्राइस 100 की प्राइस पे अगर मैं अगले 5 साल, 100 तो आज प्राइस है ना, अगले साल प्राइस 110 हो सकती है, 120 हो सकती है। लेकिन अगर मैं 100 ही आज ही की प्राइस की बेसिस पे सिर्फ अगले सालों की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लूँ, सेल्स वैल्यू क्या होगी? सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू वॉल्यूम। तो मैं प्राइस आज ही की लेके अगले 5 साल आज ही की प्राइस अज्यूम करके कैश फ्लो बना दूं तो वो रियल है। और अगर मैं हर साल की रेलेवेंट प्राइस लेके कैश फ्लोज बनाऊं तो वो नॉमिनल है। इज दैट ओके मौजब? राइट। तो अगर आपके पास ये लेक्चर्स, मैं ये बात कर रहा था, अगर आपके पास ये लेक्चर्स अवेलेबल आपकी स्क्रीन पर नहीं हो रहे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें। ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं और आपके पास मौजूद होने चाहिए, और उनको आप एक्सेस करें, वो देख के आएँ नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप इंटेलिजेंट डिस्कशन कर सकें, जो क्वेश्चंस आपके हों मुझसे आप पूछ सकें। लर्निंग पिच में सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ लेक्चर्स, सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ लेक्चर्स यानी ये हैंड आउट्स कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? बेटा, हर लेक्चर के साथ उसके हैंड आउट्स हैं, कहीं मिसिंग है तो आप बता दें, और अदरवाइज़ आप ये ज़रूर ले लें हार्ड कॉपी ऑफ द बुक। आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहें, वो आपको भिजवा देंगे। 4 वॉल्यूम्स हैं ये हैंड आउट्स के, और एक आखिर में हम देते हैं फॉर्मूला बुक, विच इज़ द समरी ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज विच आर यूज्ड थ्रू आउट द सिलेबस। वो आप ले लें प्लीज़। बेटा, ये हमने कर दी स्क्रीन, राइट। तो जब हम अब ये जो मैंने बात की है, ये आपको अच्छे खासे लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें
कई पास्ट पेपर्स के फिर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। मैंने इसकी एक समरी दी है आपको झलक के बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, जो चीज़ें इसके बाद फिर कवर की गई हैं इसी से लिंक्ड रेलेवेंट, वो क्या है? जैसे टैक्स इफेक्ट्स में ना सिर्फ ये, अच्छा ये तो खैर मैंने बात कर ली, टैक्स इफेक्ट्स की भी बात कर ली, वर्किंग चेंजेस की भी, मजीद मैं यहाँ बात नहीं करता, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगी। इन्फ्लेशन इफेक्ट्स के साथ फिर आपको एक और चीज़ भी साथ पढ़ाई गई है विच इज़ मल्टीपल डिस्काउंट रेट्स। ऐसा हो सकता है कि एक, हमें तो जनरली कहा जाता है ना कि जी मेरा रिक्वायर्ड रेट है 12%, तो इसका मतलब है हर साल मुझे 12% चाहिए। मैं जब ईयर 1 के कैश फ्लोज को लेता हूं तो 1 + 12% पावर 1 से डिवाइड कर देता हूं, यहाँ आता हूं तो 1 + 12% पावर 2 से डिस्काउंट कर देता हूं कैश फ्लो को। क्यों? इसलिए कि यहाँ भी रिक्वायर्ड 12, यहाँ भी रिक्वायर्ड 12, तो 2 साल पीछे लाऊंगा डिस्काउंटिंग के लिए तो पावर 2 कर दूंगा, यहाँ 3 कर दूंगा एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा हो सकता है, और हमने फिर ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि रिक्वायर्ड रेट कहा जाए ईयर 1 का 12 है, ईयर 2 का 14 है, ईयर 3 का 10% है। हर साल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी एक साल मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स में फोरकास्ट कर रहा हूँ आगे बढ़ेंगे कम होंगे, या मेरे प्रोजेक्ट के रिस्क ऊपर नीचे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होंगे, जिसकी बेसिस पे मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो अब मैं डिस्काउंटिंग कैसे करूँगा, ये बात भी आपको समझाई गई है और एक हमने इस पे भी डिस्कशन की है। अब मैं यहाँ डिस्काउंट करूँगा तो 1 + 12%। यहाँ जब आप डिस्काउंटिंग करूँगा तो पहले करूँगा 1 + 14%, इससे मैं यहाँ से यहाँ आ गया ईयर 2 से ईयर 1, फिर ईयर 1 से टाइम 0 पे आने के लिए मैं फर्दर डिस्काउंट करूँगा बाय 1 + 12%। सिमिलरली अब जब मैं ईयर 3 के कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करूंगा तो पहले करूंगा 1 + 10%, फिर 1 + 14%, फिर 1 + 12%। यहाँ चूंकि तीनों साल का रेट 12% था, तो इफेक्टिवली मैंने यहाँ भी यही किया कि मैंने 1 + 12% एक साल, 1 + 12% दूसरा साल, 1 + 12% तीसरा साल, तीनों साल चूंकि रेट सेम है तो यूं लिखने के बजाय मैं 1 + 12% पावर 3 लिख देता हूँ। तो ये बात भी हमने डिस्कस करवाई है, मल्टीपल डिस्काउंट रेट्स का एक टॉपिक डिस्कस किया है, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। फिर आपको एक और, ये जो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, ये मैं इसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसमें 1 से लेके 20 तक के हैंडआउट्स हैं जिनकी डिस्कशन है क्लास में, और डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, पास्ट पेपर्स भी हैं इनमें से कुछ। ये पूरा एरिया आपने कवर करना है बिफोर द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद साथ ही आज उसके आगे के टॉपिक वो भी मैं बताऊंगा अभी, वो भी अपलोड होंगे कि ये वो टॉपिक्स थे जो आपको अब तक कर लेने चाहिए थे और नहीं किए तो अब आप करेंगे। तो मल्टीपल डिस्काउंट रेट के बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस किया गया है विच इज पीरियोडिक कैश फ्लोज एंड देयर डिस्काउंटिंग। ये टॉपिक भी आपको मिलेगा, इसके भी आपको लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ये भी इसी बेसिक कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का हिस्सा है और उसकी डिस्काउंटिंग। पीरियोडिक कैश फ्लोज क्या है? मींस नॉन एनुअल कैश फ्लोज। जनरली तो हमारी बेसिक अजम्पशन ये है जिसकी बेसिस पे हम वर्क करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी information given कि all cash flows of a year occur at the end of that year. Year 1 है for example, if it is a year between Jan to December, तो सारे cash flows जनरली दिसंबर के एंड पे तो नहीं होंगे ना, कुछ जनवरी में होंगे, कुछ फेब में होंगे, कुछ मार्च में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन दिसंबर तक होंगे। लेकिन हम कंजर्वेटिव डिस्काउंटिंग करते हुए हम एज्यूम करते हैं कि सारे कैश फ्लो साल के एंड पे हुए तो सबको हम एक साल पीछे ले आए, यू नो। फिर दूसरे साल के कैश फ्लोज हैं तो हम अज्यूम करते हैं द कैश फ्लोज ऑफ सेकंड ईयर अकर एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, हम पूरे साल का डिस्काउंट फैक्टर उस पर लगाते हैं।
लेकिन अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी एक जनरल एक हमारी अजम्पशन होती है, गिवन बेसिक अजम्पशन। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि कैश फ्लोज आर अकरिंग ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, कैश फ्लोज आर अकरिंग ऑन अ मंथली बेसिस, तो फिर हमें मंथली बेसिस पे डिस्काउंटिंग या क्वार्टरली बेसिस पे डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। वो पूरा प्रोसेस सिखाया एंड समझाया गया है। नॉन एनुअल कैश फ्लोज हो तो क्या होगा, उसके लिए एक पीरियोडिक या नॉन एनुअल डिस्काउंट रेट्स हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब यहाँ हम अगर हम एनुअल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रेट भी एनुअल है, तो पावर 2 2 साल, पावर 3 3 साल, क्योंकि रेट भी एनुअल है। अगर डिस्काउंटिंग क्वार्टरली होगी तो ये रेट भी क्या होना चाहिए, क्वार्टरली। डिस्काउंटिंग हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे तो ये रेट भी हाफ ईयरली होगा। डिस्काउंटिंग मंथली पे करेंगे तो ये रेट भी मंथली होना चाहिए। और उसका फिर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 प्लस एनुअल रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस इक्विवेलेंट रेट ओवर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पीरियड्स। ये पूरे फॉर्मूले की बेसिस पे हम पहले पीरियोडिक नॉन एनुअल रेट्स ये कैलकुलेट करना सीखते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। जब वो रेट निकलते हैं तो फिर हम डिस्काउंटिंग सीखते हैं नॉन एनुअल कैश फ्लोज की। फिर इसके साथ साथ हम सर्टेन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी सीखते हैं। कि एक तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम डिस्काउंटिंग करते हैं। फिर हमने डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी एंड परपेचुइटी, इसे भी रिवाइज किया। ये वैसे तो ग्रेड 7 8 के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन चूंकि हमें काम आएंगे तो हमने इनकी भी डिस्कशन की है। ये है एन्युटी डिस्काउंटिंग फॉर्मूला। एन्युटी किसे कहते हैं, नॉन एन जो है when a cash flow repeats itself, you know, when a cash flow repeats itself more than once, you know, एक कैश फ्लो का रिपीट होना 2 या 2 से ज्यादा बार, तो इट बिकम्स एन एन्युटी। उस एन्युटी की जो है डिस्काउंटिंग हम कलेक्टिव कर सकते हैं। मैंने कैश फ्लोज आर इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी, यहाँ तो हम इंडिविजुअली डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना, लेकिन अगर कैश फ्लोज एन्युटी की फॉर्म में हो सो वी कैन कलेक्टिवली कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सच कैश फ्लोज थ्रू दिस फॉर्मूला, यू नो। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, हमने बचपन में पढ़ा है। सिंपल एन्युटी और फिर हमने पढ़ा है एन्युटी ड्यू। ये सब की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, हमने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, देखे हैं इसे डिस्काउंटिंग कैसे होगी, ये फॉर्मूला कैसे हमें सारे कैश फ्लोज की पीवी देता है, 1 पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कैश फ्लो। ये सारी बातें आपको कराई गई हैं। इस फॉर्मूले को पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करना सिखाया गया है और इसको आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में एन्युटी फॉर्मूला की बहुत यूटिलिटी आएगी, यू नो। उसके बाद परपेचुटी। परपेचुटी वो एन्युटी है जहां n इन्फिनिटी बन जाए, तो फिर परपेचुटी फॉर्मूला जो कि बड़ा सिंपल है, यू नो, उसकी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक, उसको कैसे यूज करना है, कैसे फर्दर डिस्काउंटिंग होती है। एक एन्युटी अगर शुरू हुए ईयर 4 से तो अब उसकी टाइम 0 तक वैल्यू कैसे निकलेगी, यू नो। एक परपेचुटी है जो शुरू हो रही है ईयर 3 से, उसकी टाइम 0 पे वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर वो फर्दर डिस्काउंटिंग कैसे होगी, ये सारी बातें की गई हैं। तो ये भी आपको सिखाया गया है। पीरियोडिक कैश फ्लोज और उनकी डिस्काउंटिंग, फिर ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज रिफ्रेश कराए गए हैं। ये सारी बातें इस एनपीवी के जो बेसिक कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का जो टॉपिक है, उसके अंदर जो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की बात है उसके अंदर ये सारी बातें, ना सिर्फ कैश फ्लो डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, बल्कि उसमें हमने ये अलाइड छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्कस की हैं। बेटा आप इन्हें इसकी पिक्चर लें और देखें। मल्टीपल डिस्काउंट रेट को कैसे हैंडल करेंगे, पीरियोडिक नॉन एनुअल कैश फ्लोज को कैसे हैंडल करेंगे, कैश फ्लोज में एन्युटी आ जाए, परपेचुटी आ जाए, उसे कैसे हैंडल करेंगे। ये ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, फिर इनकी एक्चुअल प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, पास पेपर्स के या वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनमें भी हमने देखा है इसे। इज दिस ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारा
इस पहले हैंडआउट की जो बुकलेट है जिसमें हेडिंग ये है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसमें हैं ही सारे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सारे हैंडआउट्स। इसका जो फर्स्ट हेडिंग है एनपीवी कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, इस एरिया के सारे हैंडआउट्स हमने कवर करने हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो कि क्लास में डिस्कस किए गए हैं लेक्चर्स के दौरान, कुछ ऐसे होंगे जो लेक्चर में आपको नज़र ना आए, जो अगर वो लेक्चर में नहीं है वो अंडरस्टूड है कि वो होमवर्क क्वेश्चन है, वो उसका क्वेश्चन भी इसके अंदर मौजूद है, सॉल्यूशन भी है जो आपने जिसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। ये पार्ट सीरियल नंबर ए ये हमने पूरा करना है। उसके बाद आज ही जिन्होंने ये कर लिया है वो फिर नेक्स्ट एरिया पे आ जाएंगे। आज इसके लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस, है ना। इसको भी हमने फिर कवर करना है। और जो लोग अभी ये नहीं कर चुके वो पहले एनपीवी बेसिक कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये कम नहीं होगा तो बाकी कोई भी चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी। तो पहले आप बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का टॉपिक है इसको कवर करेंगे, फिर आप नेक्स्ट एरिया पे आएंगे। लेकिन इसके लेक्चर्स हम अपलोड कर देंगे फॉर दोस्त जिन्होंने ये कर लिया है, वो फिर नेक्स्ट एरिया पे आ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो पहले ये करके फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस के एरिया पे आएंगे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसे हम नेक्स्ट वीक भी डिस्कस करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस इज एक्चुअली एन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्जन ऑफ द टॉपिक दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है। कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस, यू नो, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस ही का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्जन है, यू नो, या जैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ एरर एनालिसिस के नाम से आपने पढ़ा होगा, ये वही चीज़ है। और इसको हमने वहीं से कनेक्ट किया है कि आपने कॉस्टिंग में जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है हमारा वो क्या होता है, और उसी को अगर हम यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे वहाँ हम ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या चेंज हो तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एनपीवी। तो हम देखते हैं कि वो क्या चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल हो विच विल टर्न माय एनपीवी टू ज़ीरो, यू नो। तो ये बात यहाँ इस टॉपिक के अंदर है। और उसी के साथ फिर एक मिसिंग फिगर्स एनालिसिस का एरिया है, लेकिन इसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट संडे। आज के वेबिनार के लिए इतना काफ़ी है। अब आपके पास टाइम है, आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। जी, अब मुझे बताइए क्या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो मुझसे पूछें, रिवीजन कर लें, हम फिर पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है, अब आराम से रिवीजन करें। और देखें, इन वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप आएँ और आप अपने क्वेश्चंस पूछें, ठीक है जी। एंड हम आखिर में जनरली अब ये कर लेंगे, नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, सो आई विल ओपन अप द माइक्स फॉर ऑल ऑफ यू, और आप एक एक करके आपके जो क्यूरीज़ हैं आप मुझसे पूछें, और ताकि आपके कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड तक ना ले जाएं। टाइम पे अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, टाइम पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और ताकि आप एग्ज़ाम, क्योंकि इस अटैम्प्ट में अभी रमज़ान भी आएगा, आगे जाके आपका शेड्यूल और टाइट होगा, so give it due time now. So with this we conclude today's webinar. We will inshallah meet next Sunday, और हम कोशिश करेंगे कि हम सब वेबिनार में आएँ, पढ़ के आएँ, ताकि आप मुझसे डिस्कस करें, ताकि आप टाइम पे अपनी प्रोग्रेस आपकी हो। एंड डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आखिर में फिर प्रेशर बढ़ जाता है अननेसेसरीली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।